इंट्रोडक्शन यस दीजिए सर। सबसे पहले। सर मैंने बीएससी की हुई है इन 2012। फिर मैंने एमएससी की इन 2014। फिर मैंने बीएड की है सर इन 2015। और 2000। सर उसके बाद से मैं टीचिंग टीचिंग लाइन में हूँ काफी समय कहाँ से। पे टीच करते हैं आप? सर अपने ही जिले में मैं पढ़ाती हूँ एक प्राइवेट किसी स्कूल में संस्था में। पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं? स्कूल में सर। स्कूल में कौन नाइन सी टू क्लास ट्वेल्थ को, 9 से 12 पढ़ाते हैं, 11 12 पढ़ाते हैं? सर 9 to 12 पढ़ाती हूँ सर। 9 to 12 आप पढ़ाते हैं, ठीक है। और एचटेट आपका कब क्वालिफाई हुआ था? सर एचटेट 2019 में मैंने क्वालिफाई किया था। ओके, उसके अलावा जब भी मैं कोई आपने टीचिंग। नेशनल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं एचटेट के अलावा? नहीं सर, मेरा एचटेट ही है सर। ओके, तो ठीक है। अभी आप ये बताइए कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको केमिस्ट्री यस पढ़नी सर। है, लेकिन उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या एफर्ट्स लगाएंगे कि उसके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाए, उसको समझ में आने लग जाए? सर मैं अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको मोटिवेट करूंगी। उसको कुछ बेसिक एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगी। जैसे अगर मुझे एसिड समझाना है बच्चे को तो मैं सबसे पहले उसके बेसिक क्लियर करूंगी कि एसिड बच्चे खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। फिर उसको डेली एग्जांपल बताऊंगी कि आप लेमन जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो खट्टा होता है तो एसिडिक है। जो भी आपके खाने की चीजें पदार्थ हैं इस्तेमाल करते हैं आप, ऐसे ऐसे कुछ एसिड है कुछ बेस है। कुछ का टेस्ट न्यूट्रल होता है तो वो सॉल्ट होते हैं। तो सर मैं इस तरीके से उस बच्चे का पहले इंटरेस्ट क्रिएट करूंगी, उसको मोटिवेट करूंगी कि सबको इतनी आती है, आप भी इनकी तरह आगे आ सकते हैं। उसको सर मोटिवेशन बच्चे के लिए काफी जरूरी है, तो मैं उसको मोटिवेट करूंगी अपने फील्ड को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्या कोई ऐसी वेब सीरीज या मूवी है जिससे बच्चे का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो सके? आपको कोई ध्यान हो तो बताइए। सर काफी हैं पर मैं बच्चे को सलाह नहीं दूंगी कि ज्यादा इन सब चीजों में, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे ही इतने ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं। तो मैं सर अपनी तरफ से ऐसा इनिशिएट नहीं करूंगी किसी भी बच्चे को कि आप ये वाली वेब सीरीज जरूर देखना, क्योंकि सर बच्चा जाके घर पे वही बताता है जो टीचर बोलती है। और पेरेंट्स का भी सर थोड़ा रुझान होता है कि बच्चा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। थोड़ा सा इन सब चीजों से थोड़ा सा सर दूरी रहे तो ठीक है, वो वाली बात सर। सॉरी। अभी जैसे कि आपने बोला कि जो वेब सीरीज है या मूवी है, तो क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकती मूवी या वेब सीरीज बच्चे की लाइफ में? सर डाल सकती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ उस चीज के लिए। पर सर माँ बाप एक सही मुझे लगता है इस चीज के लिए हमें उनका इस्तेमाल करके उन बच्चों तक बात पहुंचानी चाहिए। जैसे पीटीएम होती है, बच्चा कहता है कि मुझे टीवी नहीं देखने दिया जाता" या ऐसे कुछ ऐसी बात होती है, तो पेरेंट्स को मैं इसके लिए उजागर करूंगी कि आप ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी सीरीज हैं, आप उन पे बच्चे का थोड़ा सा ध्यान दिखाइए। उसको उसको भी अच्छा लगेगा, उसका थोड़ा सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो सर आप मैं किसी के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो आप जैसे डिजिटल डिजिटल जो युग चल रहा है अपना, डिजिटलाइजेशन, तो केमिस्ट्री में आप किस तरीके से डिजिटल चीजों का यूज करके आप स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं? किस तरीके से यूज करेंगे आप? सर काफी काफी मेथड्स हैं। प्रोजेक्टर का हम यूज कर सकते हैं क्लास में, ये भी एक सर ई लर्निंग का ही पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम बोलते हैं। नहीं, सारे सर जैसे जितने भी आप केमिस्ट्री के किस टॉपिक को आप मतलब डिजिटली, मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि किसी शेप को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब क्या चीज़ है? जैसे ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स तो आपने बता दिए, टेक्निकली डिजिटल बोर्ड है, लेकिन उस पे पढ़ाएंगे क्या? केमिस्ट्री का क्या टॉपिक आप किस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो यूजुअल मेथड पहले होते थे ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटलाइजेशन से केमिस्ट्री को समझाने में क्या असर आ रहा है, वो मैं आपसे जानना चाहता सर जैसे सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है क्लास 12th में, हूँ। उसमें ठीक है। सर 3D इमेजिनेशन है। बच्चे की इतनी सर इस उम्र में इतनी इमेजिनेशन हर बच्चे की उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो 3D में सोच पाए। तो हम्म। मैं बच्चे को कुछ ऑडियो वीडियो का सहारा लेके अपने डिजिटल क्लास में वो दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि बच्चे को और थोड़ी समझ और क्लैरिटी आए इस 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 विषय में सर। अगर मान लेते हैं भाई आपकी कहीं गांव के स्कूल में किसी में पोस्टिंग होगी और वहां पे डिजिटल बोर्ड या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं है, और फिर आपको वहां पे सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ाना है, तो फिर आप किस तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक को? सर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस डिजिटल मीडिया के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे सर हमारे पास
इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। जैसे मैं क्यूब लेके जा सकती हूँ क्लास के अंदर बच्चे के लिए, क्यूब हम्म। के थ्रू मैं बच्चे को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इसमें ये XYZ चार कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको शेप समझा सकती हूँ सर, उसमें बता सकती हूँ इसके अंदर कैसे सर्कल फिट कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ पे स्फेयर रखे हुए हैं, तो अगर सर आपको इस क्लास तरीके में से मैं बता। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के दिखानी है और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहां पे डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, तो आप कैसे बना के दिखाएंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, किस किस चीज का यूज करके? सर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं अपनी क्लास के थ्रू ही दूंगी कि जैसे आप इस कक्षा में बैठे हुए हैं, चार टेट्राहेड्रल से मिलके बना हुआ है, तो मैं बच्चे को दिखाऊंगी कि हर कोने में आपको एक टेट्राहेड्रल दिखता है, जिसका एक कोऑर्डिनेट ऊपर की साइड है, दो इन द प्लेन है जिसमें हम खड़े हैं अभी, और एक नीचे की साइड है सर जो ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। सपोज अगर हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे, तो सर एक ग्राउंड डाउन बिलो द प्लेन है सर। तो इस तरीके से सर मैं टेट्राहेड्रल बच्चों को समझाने की कोशिश आरटीई करूंगी। क्या होता है, आरटीई? सर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कब जो आया था ये? हमारी सर ये हमारी 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी में ही बताया गया था। हम्म। इनिशिएट सर वहां से कर दिया गया था, फिर इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया धीरे धीरे। इसमें सर 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उनको जो भी उसके लिए सामान और बुक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी सर सरकार ही प्रोवाइड करती है। बीएड में आपके क्या सब्जेक्ट थे? सर बीएड में मेरे सर फाउंडेशनल सब्जेक्ट थे और एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं सर। दो दो फाउंडेशनल दो दो सब्जेक्ट सर, फाउंडेशन सब्जेक्ट के नाम बताइए। सर ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एंड फिलोसफी। सर टीचिंग एंड ये मेरे दो फिलोसफी। सब्जेक्ट। ओके। तो आपने यस। बीएड के दौरान टीचिंग प्रैक्टिस भी की थी? हाँ जी सर, यस सर, की थी मैंने सर। तो टीचिंग प्रैक्टिस कितने दिन की थी और कैसे कैसे और कहाँ की थी आपने? सर मेरी जो बीएड हुई थी सर वो 1 साल की थी 2015 में। तो उस दौरान सर 1 महीने की होती थी, मैंने फेब्रवरी में करी थी और 28 दिन की चली थी सर मेरी टीचिंग ट्रेनिंग। अभी पहले 1 साल की बीएड होती थी, अभी इसको 2 साल कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया? सर जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल विश्व स्तर पर बात करें, तो सर हमारा जो लेवल है एजुकेशन का वो उतना अच्छा नहीं था अगर विश्व स्तर पर देखा जाए। हमने देखा हुआ है कि जो बाहर की जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं टीचिंग ट्रेनिंग पर, हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं लगी हमें। तो इसलिए सर इस पे फोकस किया गया कि टीचिंग ट्रेनिंग को थोड़ा और बढ़ाया जाए, ताकि टीचर को ट्रेन टीचर हमें मिले जैसे ही वो बीएड से निकलता है, क्योंकि उसे स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, इंटरेक्ट करना है उनके साथ, उसे आगे बढ़ना है, एक युवा पीढ़ी तैयार करनी है, एक अच्छा नागरिक तैयार करके देना है इस देश को। तो सर ये जरूरी है कि टीचिंग ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ओके। अभी जैसे एक आप स्टूडेंट है और एक और स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है मेरे पास, मेरे को एक का सिलेक्शन करना है। उस स्टूडेंट ने 2 इयर्स की बीएड की हुई है, आपने 1 ईयर की बीएड की हुई है, तो मुझे आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? सर इसमें सर मेरा कोई दोष नहीं है कि मेरी 1 साल की बीएड हुई, जैसे सरकार के जो भी पॉलिसीज थी मैं उसके उसके उपरांत ही मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई किया है सर। तो क्या उन्होंने आपको ऐसा नहीं बेशक लगता कि दो दो साल की। साल जिसने बीएड की है उसको पढ़ाने का, टीचिंग प्रैक्टिस भी ज्यादा की है और उसने 2 साल एग्जाम्स भी ज्यादा दिए हैं, उनको नॉलेज भी ज्यादा हो सकती है? आपके कंपैरिजन में उनको ज्यादा नॉलेज है, तो मुझे उनको सिलेक्ट करना चाहिए मुझे। सर मेरी जो एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो मेरी सर 2015 में हो गई थी पूरी। वो लास्ट बैच था सर जो मैंने बीएड का 1 ईयर कंप्लीट किया था, उसके बाद से सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस शायद उससे ज़्यादा होगा क्योंकि उसने मेरे बाद ही बीएड कंप्लीट करी है सर। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एजुकेशन सर उससे ज़्यादा ही है। और मेरे पास एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस मैटर करता है अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आ जाती है सर। आपके अंदर सुनने के, ध्यान पूर्वक आप सुनते हैं, आपके अंदर समझ होती है चीजों की। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्सपीरियंस सर उस बच्चे से ज्यादा है, तो मेरा ज्यादा सर लगता है मुझे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे एन उससे। एनईपी 2020 के बारे में कुछ बताइए मुझे। सर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी 2020 में लॉन्च की गई थी। और इसमें सर हमारे इसमें प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि विश्व स्तर पर देखा जाए जैसे आज के टाइम की डिमांड है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया गया।
कोविड के बाद सर ऐसा वक्त आया कि हमें लगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो इतना कारगर नहीं है आज के वक्त में। हमें भी थोड़ा सा अगर विश्व स्तर पर जाना है, हमें भी अगर और कंट्रीज के अपनी एजुकेशन को और बेहतर बनाना है, तो सर इसलिए ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें चेंजेस लाए गए। और सर अच्छा भी है, आज के समय की डिमांड है ये सर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? सर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं सर, श्री महिपाल ढांडा जी हैं। वो किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? सर अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको, मुझे अच्छे से पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है सर। पर जहाँ तक मुझे याद है वो पानीपत से हैं सर, पानीपत जिले से हैं। अपने जो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका पहले नाम क्या होता था? सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी सर। ओके। और जो अपनी सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर, उनका क्या नाम है? एजुकेशन मिनिस्टर सर, यस। राज्य के सर, सेंटर, सेंटर के, सेंटर, केंद्र में। सेंटर के। सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। राउट्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। Sir, Rolls law are those solutions which obey सर रोल्स लॉ वो है जिसमें सर वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है, और जो उनका वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मींस वेपर वी प्रेशर कैन क्या से होता द है? वेपर, सर वेपर प्रेशर होता है जब भी सर कोई वोलेटाइल लिक्विड किसी क्लोज वो कंटेनर के अंदर डाला जाता है। वोलेटाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? सर वोलेटाइल होता है जो सर जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया वोलेटाइल है। तो सर कोई भी वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर में जाने की टेंडेंसी सर ज्यादा होती है, तो उसको सर वो वोलेटाइल वोलेटाइल बोलते हैं। लिक्विड। और यस सर। वोलेटाइल से वेपर प्रेशर, यस, अब वेपर प्रेशर पे आइए वापस। तो सर वेपर प्रेशर, जैसे कोई लिक्विड को अगर हम किसी वोलेटाइल लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में डालते हैं, तो वो कुछ लिक्विड लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा। तो क्या जो वो अपने आप वेपर चला जो जाएगा या हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा? सर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर वेपर क्या प्रेशर कोई बढ़ता लिक्विड है धीरे अपने धीरे। आप लिक्विड से वेपराइज हो सकता है अपने आप बिना कुछ किए? सर उसको फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रखना होगा, ओपन रखना पड़ेगा सर, ओपन रखना पड़ेगा, क्लोज नहीं रखना होगा, तो फिर सर अगर वो वेपराइज अगर होगा। हम एक गिलास में वाटर हमने डाल दिया, हाफ फिल उसको कर दिया, ऊपर से कवर भी कर दिया है, तो क्या उसके अंदर वेपर नहीं बनेंगे रूम टेम्परेचर पे? सर वो कंडेंस हो जाएंगे वेपर प्रेशर में, सर वही है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना वो कंडेंस होगा वो उतना इवेपोरेट होकर कंडेंस होकर लिक्विड में चला जाएगा सर। दो वर्ड होते हैं, एक इवेपोरेशन और एक वेपराइजेशन, इनमें कोई डिफरेंस होता है? यस सर। बताइए क्या सर डिफरेंस है। इवेपोरेशन, सर इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से होता है। पर जो वेपराइजेशन होता है सर वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है। मीन्स जो आपके लिक्विड के जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो भी सर बॉईल होके फिर ऊपर आते हैं। तो इवेपोरेशन सर सिर्फ सरफेस से होता है, वेपराइजेशन आपका टेम्परेचर के साथ बढ़ता चला जाता है। राउट्स लॉ में आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाए जाते हैं। आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन आपको पढ़ाया जाता है, मतलब किसमें आपको पॉजिटिव डेविएशन पढ़ाया जाता है? आइडियल, नॉन आइडियल? सर नॉन आइडियल में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, आइडियल में नहीं होते सर पॉजिटिव ये डेविएशन क्यों डेविएशन। होता है, कारण क्या है उसके पीछे? सर पॉजिटिव डेविएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर जो रिएक्टेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग होती है कि जब आप उससे प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो वो प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होगा, उसके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी। तो इस वजह से सर जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी इतना इंक्रीज नहीं करता, और जो उसका एंथैल्पी होता है सर उसमें भी इतना चेंज पॉजिटिव नहीं होता। डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता? आप ऐसे बोल रहे हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज करता है सर, और एंथैल्पी भी सर इंक्रीज करती है। जैसे अल्कोहल और हम एग्जांपल लेते हैं हम्म, अल्कोहल का और वाटर का लेते हैं, तो सर हम्म, इनमें अल्कोहल और वाटर की इंडिविजुअल जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग है, पर जब हम्म। वो मिक्स हो जाएंगे तो उनकी बॉन्डिंग सर वीक हो जाएगी।
इंडिविजुअल प्रोडक्ट की की स्ट्रांग बॉन्डिंग। है और मिक्स करने के बाद वो वीक हो गई, मतलब थोड़ा सा इन इन द टर्म ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन कीजिए इस चीज को। जैसे एक अल्कोहल आर ओ एच है, वो जुड़े हुए थे, वाटर वाटर जुड़ा हुआ था, आर ओ एच और वाटर जुड़ने से कम कैसे हो गई बॉन्डिंग? बॉन्डिंग की क्योंकि टर्म सर एक्सप्लेन। क्योंकि सर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में डेवलप होगी, प्रोडक्ट के बीच में, पहले कौन से अल्कोहल और वाटर के। इंटरमोलिकुलर होंगे और पहले कौन से थे? पहले सर उनके इंडिविजुअल अपने अपने इंट्रामोलिकुलर थे, मींस आरओएच अपने के साथ बना रहा था बॉन्ड, वाटर अपने के साथ बॉन्ड बना रहा था। पर इंटरमोलिकुलर जैसे और इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस बता रहे हैं आप? सर इंटरमोलिकुलर होती जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग तो होती है, उसे आर ओ एच और आर इंटरमोलिकुलर ओ एच बॉन्ड। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ही थे पहले भी, तो यस उनके बीच सर। में कौन सी बॉन्डिंग थी? सर थी तो इंटरमोलिकुलर, पर वो अपने के साथ इंडिविजुअल स्पीसीज के अंदर थी सर, मैं ये अपने अपने साथ होने का मतलब अल्कोहल और अल्कोहल, दो अल्कोहल किस तरीके से जुड़ते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं सर। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। वाटर और वाटर भी अपने आप में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जब एक के थ्रू अल्कोहल जुड़े और हुए हैं। वाटर जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? उनके बीच में भी सर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। ओके, तो फिर वो बॉन्ड वीक कैसे हो गया? सर मिक्सिंग के बाद उनका चेंज हो जाता है सर। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं? यस सर। यस सर। वेंट फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा, यस सर। बताइए। सर वेंटो फैक्टर, जैसे सर हम कोई सोल्यूट डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो सोल्यूट डिसोल्व हो गया होगा उसके अंदर। हमने अगर 1 मोल NaCl लिया है तो वो डिसोल्व होकर उसने 1 मोल ही समथिंग उसके अंदर डिसोल्व हुआ होगा वाटर के अंदर। पर सर ऐसा नहीं होता, जैसे ही वो पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो 1 मोल 2 मोल्स में टूट जाते हैं, हमें Na+ और Cl- आयन मिलते हैं इंडिविजुअली। क्या ग्लूकोज तो के सर लिए भी उससे वेंट फैक्टर डिफाइन किया जा सकता है? नहीं सर, उसका ऑलरेडी वेंटो फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सर, वो यस। इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है? सर इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डिसोशिएट नहीं होते सर, क्या डिसोल्व वेंट करने फैक्टर के सिर्फ बाद। डिसोसिएशन की वजह से ही हमारी नॉलेज में आया है? सर एसोसिएशन की वजह से भी है, जैसे कोई ऐसा एसिटिक एग्जांपल एसिड को दीजिए अगर जहां पे हम, एसोसिएशन होता हो। जैसे सर एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजोइक एसिड के अंदर डिसोल्व करेंगे तो डाइमराइज हो जाता है। और जब दो सर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमराइज करते हैं, जुड़ते हैं, तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है सर उनके बीच में। इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। सर इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, जिसमें थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस परमानेंट जो मोर इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है? सर परमानेंट इफेक्ट वो होता है कि जो क्योंकि सर देखो कोई भी अगर मॉलिक्यूल है वो अब किसी ना किसी से मिलके बना होगा, अकेला तो है नहीं वो। जैसे अगर वाटर की बात करती हूँ तो H2O है, तो OH बॉन्ड है उनके बीच में। हम्म, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हम्म, मैं कह सकती हूँ ऑक्सीजन के ऊपर -I इफेक्ट लग रहा है इस टाइम पे। हम्म। ऑक्सीजन खींच अभी रहा है सर इंडक्टिव हाइड्रोजन। इफेक्ट बिल्कुल सिंपल एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में। सर इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेस is the attracting tendency of more electronegative atom to attract the electron from the less electronegative atom through a bonded atom नहीं, through a जैसे bonded state. इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम करता है? सर इंडक्टिव इफेक्ट हमें पोलराइजेशन बताता है कि बॉन्ड पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, और हमें डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी सर उसके बीच में, इंडक्टिव डिस्टेंस इफेक्ट ज्यादा कहीं होगा। पे भी अगर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्यों लगता है इंडक्टिव इफेक्ट? मेन मेन ड्यू टू बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है उसके पीछे? सर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस इंडक्टिव होता है। इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? इंडक्टिव यस सर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे हम उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखते रहेंगे एटम को, तो सर वो कम होता चला जाता है। कोई एप्लीकेशन बताइए इंडक्टिव इफेक्ट की कि हम कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में हम यूज कर सकते हैं इसका, अगर हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, चार्ज डाइपोल सेपरेशन पता मोमेंट तो हम करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर हमें इंडक्टिव पढ़ने की क्या नीड है?
एक सेकंड सर। सॉरी सर। यस बताइए, सर। मैं आपसे पूछ रहा था कि जो इंडक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब जो डाइपोल है उसको तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी पता कर सकते हैं, तो इंडक्टिव क्यों पढ़े? इंडक्टिव की क्या एप्लीकेशन आई? इंडक्टिव को क्यों पढ़ रहे हैं? सर इंडक्टिव इफेक्ट हमें पोलराइजेशन को पता करने भी हेल्प करते हैं कि कोई पोलर है नॉन पोलर है, ये सब पता करने कैसे के लिए भी हम कैसे सर कैसे इंडक्टिव। बताना, कोई एग्जांपल दे के जैसे बताओ कि इंडक्टिव फैक्ट से मैं ये जैसे बता सकती हूँ कि। जैसे सर H2 है, नॉन पोलर है, एच और टू Cl2 है वो भी। तो ये सर इंडक्टिव फैक्ट H2 का नॉन। क्या रोल आया इसमें, H2 को पोलर या नॉन पोलर एक्सप्लेन करने में? क्योंकि सर दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड से अटैच्ड है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम कहेंगे नॉन पोलर है। तो पोलैरिटी और को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बताते हैं हम, इंडक्टिव से कैसे बताते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ सॉरी सर। कार्बोकेटाइन को कैसे हेल्प करता है इंडक्टिव फैक्ट, कैसे मतलब कौन से ग्रुप हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अफेक्ट कर सकते हैं? सर प्लस आई वाले जितने भी, प्लस आई प्लस इंडक्टिव आई का इफेक्ट वाले मतलब? जितने भी। प्लस आई का मतलब? प्लस आई का मतलब है सर कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं सर, वो सारे प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, मीन्स उनकी देने की टेंडेंसी सर ज्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रॉन डोन वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई का एक एग्जांपल दीजिए कि ये प्लस आई शो करता है। सर R ग्रुप CH3 ले लीजिए, आप मिथाइल ग्रुप ले मैंने लीजिए। कार्बन की चेन ली, कार्बन कार्बन कार्बन, चार कार्बन लगे हुए और एक मैंने लगा दिया CH3। तो कैसे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कैसे हम बोले कि वो प्लस आई है? CH3 कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सर? सर इसमें सर हाइड्रोजन के थ्रू दे सकता है, कार्बन अपना जो हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देना स्टार्ट कर देता है। इंडक्टिव जो इंडक्टिव हाइड्रो इंडक्टिव की बात चल रही है अभी, हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाँ। जैसे जैसे मेन प्रिंसिपल तो यही अभी तक जानने को मिला है कि भाई CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यस और सर। हमने कार्बन की चेन के साथ जब लगाया, तो वो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इसको कैसे समझा सकते हैं? बिल्कुल किसी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं पता तो उसको कैसे समझा सकते हैं? सर उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है हाइड्रोजन की। सभी जैसे के जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर। तो सर फिर तो बॉन्ड नॉन पोलर हुआ ना, क्योंकि सारे हमने कार्बन कार्बन की चेन लगा दी, साथ में हमने कोई बॉन्ड शो नहीं करा, और हमने CH3 को भी वन ऑफ द कार्बन काउंट कर लिया उसी चेन में, तो सर वो तो सेचुरेटेड चेन हो गई, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं एज ए सर। टीचर, आप टीचर ज्वाइन कर जाते हैं और रिसेंटली केमिस्ट्री में क्या चल रहा है आपको कैसे पता लगेगा? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सुनिए आप सर। टीचर लग गए, आपको लगे हुए 5 साल हो गए हैं, आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, केमिस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है तो आपको कैसे पता लगता है भाई नई रिसर्चेज क्या हो सर रही है? इस तरीके से कैसे आप अपडेटेड रह सकते हैं सर एज ए टीचर? सर गवर्नमेंट ने काफी हमारे लिए इन सर्विस टीचर प्रोग्राम चलाए हुए हैं। जब मैं इन सर्विस थी अभी भी, तो मैंने NEP के लिए भी, जैसे सर सेंट्रल बोर्ड CBSE ने एक अभी इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम लगाया था, तो सर मैं उसका पार्ट थी। तो गवर्नमेंट उसके सर्टिफिकेट भी देती है, आपको उसका पार्ट बनने का भी मौका देती है। NCERT से सर हमारे सेमिनार्स होते थे, तो सर क्या वी आप क्या वी वर आपकी ऑन द। क्या आपकी बॉडी में कोई नॉन यस मेटल है? हमारी वो। यस सर। कौन सी नॉन मेटल आपकी बॉडी में? नाइट्रोजन है सर, क्या है? सल्फर है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है कहाँ सर। है? नाइट्रोजन कहाँ है बॉडी में? सर मतलब हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, कोई नाइट्रोजन से मेटल है ही आपकी बने बॉडी हुए में, हैं। कोई मेटल है? यस सर, आयरन है, आयरन मेटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, का पार्ट। आयरन कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन में होती है सर, जो ब्लड के अंदर हमारे अंदर रेड पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के। हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन क्या सर। काम होता है? सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। ट्रांसपोर्ट करता है। एक मायोग्लोबिन भी होता है, मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? सर मायोग्लोबिन
सर मैंने थोड़ा इसके बारे में एमएससी में पढ़ा है, अगर आप परमिट करेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ी बताइए इन्फॉर्मेशन बताइए। आपको दे। सर मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के जैसा ही होता है, उसके अंदर भी सर आयरन ही होता है। इसका काम मेनली स्टोरेज का होता है, मींस स्टोरेज ऑर्गन हम इसको बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। सर ऐसा मैंने एमएससी में थोड़ा सा मेरे को रिकॉल जैसे हो पा आजकल रहा है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ये सलाह यस दी जाती है कि आप बंद कमरे में अंगीठी जला के ना सोएं। क्यों? सर क्योंकि अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जला के सोएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन से सर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे ब्लड के अंदर बाइंड करने की टेंडेंसी सर कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा होती है, और ओके। इतनी स्ट्रांगली हमारे ब्लड में बाइंड करेगा कि डेथ भी हो सकती है सर, सफोकेशन हो सकती है आपको। तो सर डेथ के चांसेस होते हैं, काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है सर उस टाइम पे। एक मोलिकुलर कैरोज एसिड उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है? कैरोज एसिड, सर H2SO5। H2SO5। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सल्फर की सर, कैन आई राइट? यस। मैं लिख के देखती हूँ। यस, नो प्रॉब्लम। सर +6 होती है। +6 होती है? कैसे यस निकाला सर। आपने? सर थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5। बता, स्ट्रक्चर क्या होती इनके, है, बनाइए, बताइए, बनाओ, फिर मुझे एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने सल्फर लिखा। यस सर। हाँ। सल्फर है, सल्फर के दो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है सर, और हम्म। एक OH ग्रुप साइड में, और एक पेरोक्साइड लिंकेज के साथ OH है, OOH है सर। ओके। बट अगर अगर हम फार्मूला से जाएं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी? फॉर्मूले से सर जाए, सर 8 आती है। तो कौन सी सही है? सर ये जो +8 है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, मींस कंप्लीट इस एच एवरेज टू एस ओ सल्फर फाइव तो एक ही मॉलिक्यूल। प्रेजेंट है, तो एवरेज का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? सर इसमें मैंने थोड़ा सा सर एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ा है कि अगर कभी आपको सबसे बेस्ट मेथड है सर, आपको उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे +6 में सल्फर से के और ऑक्सी। +8 में से कौन सी सही है आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे ख्याल से +6 सही है। क्यों, आपका से क्यों लगता है कि ये सही है? क्योंकि सर हम जितनी भी स्ट्रक्चर से ही ज्यादा सही डिफाइन कर पाते हैं किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये ओके। सर जो मेथड है ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए सही है, पर जैसे ही हम ऑक्सी एसिड्स पे आते तो थोड़ा सर इसमें एबनॉर्मल आती हैं ऑक्सीडेशन क्या स्टेट, तो क्या मेरी सल्फर प्रेफरेंस। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? नहीं सर, प्लस क्यों एट नहीं कर शो ही सकता? नहीं कर सकता तो, क्यों? क्योंकि सर इसके ऑक्सीजन मैक्सिमम, एक सेकंड सर, मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है सर, क्यों? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती सर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सर इसके 6 हैं आउटर मोस्ट शेल में सल्फर के, तो ये 6 से ज्यादा नहीं शो कर सकता। सोडियम जो होता है, सोडियम Na यस सर। पॉजिटिव ही क्यों होता है, Na2 पॉजिटिव, Na3 पॉजिटिव क्यों नहीं होता? सोडियम Na पॉजिटिव ही क्यों होता है? सर सोडियम के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मतलब सोडियम के अंदर अगर हम बात करें तो सोडियम के अंदर कर्नल्स होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन सर मूव करते रहते हैं। तो सर सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, वो वाइब्रेशन से होता है सर, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इनकी कंडक्टिविटी सर इनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, नोट कि ये किसी के साथ बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें। तो सर इनके पास खुद ही इंडिविजुअली वो Na का इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। अभी रिसेंटली आपने जैसे अभी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो +I इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन यस सर। डोनेटिंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, वहां पे ऐसा डाटा शो किया गया है कि अल्काइल ग्रुप कोई +I इफेक्ट शो नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अब एक बच्चा है जो आपसे केमिस्ट्री की क्लास में बार बार ये पूछ रहा है, आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, है ना? और आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी इस चीज को टारगेट किया जाता है कि केमिस्ट्री तो फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस भरे हुए हैं।
तो आप बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप आपके सब्जेक्ट को, कि क्यों बच्चा आपका ही सब्जेक्ट पढ़े। एक्सेप्शन वाला जो कंसेप्ट है, बच्चे उससे डिमोटिवेट फील करते हैं, कह रहे कि अभी तो आपने ये पढ़ाया था, अभी आप एकदम से ये पढ़ा रहे हैं। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, इस डिफिकल्टी को? सर बच्चे के लिए एक्सेप्शन मैं मानती हूँ कि थोड़ी टफ होती है, पर सर उस एक्सेप्शन का कहीं ना कहीं कोई रीजन जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज ऐसे ही आई है नेचर के अंदर और विद एक्सेप्शन हमें लर्न करनी पड़ रही है। तो मैं बच्चे को एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगी कि दिस इज नॉट ओनली द वन एग्जाम्पल, ये हुआ है, इसका कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसका ये रीजन है। मैं सर उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करूंगी रीजन को, क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी सर बच्चों को एक्सेप्शन रटवाने के लिए फोकस नहीं करती हूँ। मेरा मैक्सिमम एफर्ट ये होता है कि बच्चे को वो चीज समझाई जाए। जैसे सल्फर को सर SULPHUR ये लिखा होता है बुक में। कल अभी की बात है, एक बच्चा मेरे पास बुक लेके आया, उसकी बुक में लिखा था SULFUR। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम स्पेलिंग भी ऐसे हो जाती है क्या, अब ये वाली लर्न करनी है। तो मैंने बच्चे को समझाया कि आयुपैक थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे जैसे उनको लैटिन से ग्रीक में उनको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है विद टाइम, तो कंट्री टू कंट्री ये चीज वेरी करते। तो ऐसा नहीं है इस बुक में लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये भी ठीक है। पहले एजुकेशन को एजुकेशन बोलते थे, अब एडुकेशन बोलते हैं सर। तो ऐसा तो नहीं है एजुकेशन बोलने वाला गलत है। उसको बस ये है कि उसे अभी की करंट की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट नहीं करी उसने। तो एजुकेशन भी सही है सर, एडुकेशन भी सही है। तो हमें एक्सेप्शन बच्चों निकल को के क्यों आते हैं आपके अकॉर्डिंग, एक्सेप्शन क्यों आते हैं? सर वक्त के साथ कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, हमारे बिहेवियर में भी सर कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, तो ये तो सर फॉर एग्जाम्पल, वक्त के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ठीक। हम पढ़ते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। और यूजुअली हम ये पढ़ते हैं यस। लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती। तो नाइट्रोजन के अंदर जो ये एक्सेप्शन आया है, तो इसको, इसके पीछे क्या रीजन दिया गया हो? सर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन सर ज्यादा स्टेबल होती हैं क्या ये हमारी। रीजन सही है? तो ये सब सर रीजन बिल्कुल सही है, होता भी आपको यही है कैसे पता अगर कि ये देखा रीजन जाए। बिल्कुल सही है? क्योंकि सर हम 9 से ही इस चीज के बारे में थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करने लग जाते हैं कि नहीं, नाइट्रोजन एज ज्यादा ए स्टेबल टीचर, है। एज ए टीचर आपको कैसे पता लगा कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? मतलब वो रूट्स कहाँ से आई हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है या एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरेटिकल सर चीजें दोनों ही। निकल के आती हैं अभी, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बोला गया था कि एटम इज इनडिविजिबल, पहले थ्योरी जो आई। उसके बाद नई थ्योरी आई, वो कुछ अलग बोल रही है। उसके बाद बोहर की आई, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आए। तो कौन सी बात सही हम मान सकते हैं एज ए टीचर, या कैसे चेंजेस आते जा रहे हैं? सर इसका एक ही तरीका है, हम अपने आप को अपग्रेड करें टाइम के साथ, थोड़ा सा इन चीजों को देखते रहें। क्योंकि हर हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी केमिस्ट्री आज के टाइम पे भी 100% परफेक्ट है, अभी भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे है सर फ्लॉज हैं, काफी कमियां हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि अभी इस पर काम चल रहा है और आगे कभी अगर इस